हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस क्लासेस, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से इनरिच्ड है। तो अगर आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में एक फॉर्म ओपन होगा, उसे फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को जो बुक्स है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करता है ऑफ एवरी चैप्टर एंड एवरी क्लास एंड एवरी सब्जेक्ट ऑब्वियसली। तो अगर आप इन नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए। आगे की प्रोसेस आप लोगों को वहीं पर समझ में आ जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है। इसमें हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एज वी नो कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है फॉर द ईयर 2022-23, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कैसे होने वाला है, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। सो अब अकॉर्डिंगली हम लोग अपने हर एक चैप्टर में शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड एमसीक्यूज को सेपरेटली देख रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इसके जो एमसीक्यूज है वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसके शॉर्ट आंसर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और आगे आने वाले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इसके जो लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हें देख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक जो प्रैक्टिस मैं आप लोगों से डिमांड करूंगी थ्रू आउट दिस वीडियो वो ये है कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया है, आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, इस वीडियो को करना है पॉज, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है। ये जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर खुद लिखो। और आंसर की वर्ड लिमिट जो है वो बिल्कुल जो है आपको क्या रखना है, स्पेसिफिक रखना है, जो हमें जो कि हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स वगैरह में देखी है और जो हमें सीबीएसई ने बोला है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों के पास में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो मार्क्स में जो वर्ड लिमिट है उससे आपको स्टिक करके चलना है, बिकॉज सीबीएसई नेवर डिमांड्स क्वांटिटी फ्रॉम यू, इट डिमांड्स क्वालिटी। ठीक है, और आपको बिल्कुल क्वालिटी एनरिच्ड आंसर ही लिखना है। उसके बाद में आप आंसर लिखो, आपके आंसर हो जाए तब इस पर्टिकुलर जो वीडियो रहेगा आपका उसको वापस रिज्यूम करना। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो समझना, मेरे जो पॉइंट्स है उनमें से जो पॉइंट्स आप इनकलकेट कर सकते हो जिससे कि आपका आंसर और इफेक्टिव बने, वो पॉइंट्स को अपने आंसर में जो है क्या कर लेना, जॉट डाउन कर लेना। ठीक है, इससे आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छी हो सकेगी, आप लोगों की जो प्रॉपर पूरी वी वुड से कि जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को जो है आपको बिल्कुल अप्लाई करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। ऑल राइट, तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। सो इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव करते हैं, इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इंडिया को जो है एटलीस्ट जो 6% है जीडीपी का वो एजुकेशन पर जो है स्पेंड करना चाहिए अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है वैलिड रीजंस के साथ में। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये सही है या नहीं है। तो बिल्कुल क्या है, ये सही है, राइट। ये बहुत ही पहले जो हमारी एजुकेशन कमिटीज वगैरह थी, जो इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों का मानना भी है ये कि एटलीस्ट जो 6% है वो जीडीपी का एजुकेशन पर जाना चाहिए। रीजन बीइंग कि प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, इंडिया का अंडर डेवलप्ड होना या इंडिया का उस पर्टिकुलर रेट तक डेवलप नहीं हो पाने का रीजन क्या है। ऑल्दो वी नो कि जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट करके गए इंडिया को, इसलिए जो है हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैं ये बोलूँगी 0.0 भी नहीं बल्कि हमें नेगेटिव रेट से जो है स्टार्ट करना पड़ा जो ग्रोथ सिस्टम है। ठीक है, हम लोग काफ़ी अच्छे ग्रोथ पेस पर हैं, लेकिन हम इससे भी अच्छी जो है वी वुड से कि इससे भी अच्छी कंडीशन में हो सकते थे अगर हमारे जो लोग हैं उनका अगर फुल पोटेंशियल
पोटेंशियल तक यूज किया गया होता तो, ठीक है, अगर जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल पोटेंशियल तक यूज किया जाए तो, ठीक है। तो अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो हमारी कंट्री में तो हमारी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है वो काफी इंक्रीज हो सकती है। और वी नो कि अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए एजुकेशन एंड हेल्थ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, राइट। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो और अगर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज है तो आपकी कंट्री कहीं से कहीं तक पहुंच सकती है। और इंडिया में हम लोग देखते हैं इलिटरेसी इज अ मेजर इशू, राइट। आज भी आप रूरल एरियाज में चले जाओ, एंड इवन मैं बोल रही हूँ रूरल एरियाज छोड़िए, आप अर्बन एरियाज में भी बहुत सारी जगहों पर देखेंगे कि लोगों को जो है पढ़ते लिखते नहीं आता है। ठीक है, पढ़ते लिखते आता है, ऑल राइट, दे आर लिटरेट, बट वी नो बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड देयर इज अ डिफरेंस, राइट। लिटरेसी होना और एजुकेशन होना या एजुकेटेड होना, दैट वो जो चीज है वो क्या है, वो डिफरेंट होती है। तो एजुकेटेड जो है वो पॉपुलेशन हमारे पास में बहुत ही कम है, ठीक है। तो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो हमारी कंट्री का एजुकेशन सेक्टर ग्रो भी नहीं कर पाएगा। और एजुकेशन एक जो है हमें बोलेंगे कि नींव है, ठीक है। अगर आप आपकी नींव को मजबूत रखोगे तो आगे जो है आप अगर कोई भी कितनी भी जो है मंजिलें बना लो, मतलब कि कितने भी जो है आप बिल्डिंग्स खड़ी कर दो, अगर आपकी नींव मजबूत है तो वो जो है हर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मौसम में जो है क्या करेगी, खड़ी रहेंगी, ठीक है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो इंडिया ग्रो भी बहुत अच्छे से करेगा और इंडिया जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बनेगा। ऑल्दो अगर हम आज की कंडीशन में देखें तो इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग है, बट येट अगर हम बोले कि अगर आज वो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर है और अगर प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ वगैरह पर इन्वेस्टमेंट हो तो वो यहाँ से यहाँ तक भी पहुंच सकता है बहुत ही जल्दी, ठीक है। इस गैप को अगर हम इस जिस पेस पर अभी चल रहे हैं तो इस गैप को जो है कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर्ड कि अगर प्रॉपर एजुकेशन वगैरह पर इन्वेस्टमेंट हो तो ये गैप बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है, बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इकोनॉमिस्ट का और जो हमारे वी वुड से कि जो कमिटी मेंबर्स हैं और वी वुड से कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है ये कि जीडीपी का एटलीस्ट कम से कम 6% तो इन्वेस्ट होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। तो बस अब इसी चीज को आपको प्रॉपर जो है वर्ड्स सेंटेंस बनाकर क्या करना है, लिख देना है। So the given statement is appropriate as it was recommended by the Education Commission of 1964-66. The government is spending 4% approx of GDP on education, which is quite inadequate. Education is an important component of human capital formation as it helps in increasing the availability of skilled and educated labor force in the country, which may result in greater production and economic growth. ठीक है, तो अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो अभी तक भी जो है हम 6% तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ये जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन थी वो किस ईयर में दे दी गई थी, इन 1964-66। तो तब रिकमेंडेशन दे दी गई, लेकिन आज तक भी हम वो 6% के टारगेट को जो है अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो जो है इस पर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर फोर्स इन द कंट्री which may result in greater production and economic growth. All right, so I guess question जो है वो clear हो गया है आप लोगों को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Human capital formation gives birth to innovation, invention and technological improvement. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid arguments. ठीक है, जो human capital formation है वो birth देता है किस चीज को? Innovation को, invention को और technological improvements को। क्या आप इस चीज से agree करते हो? आपके जो भी पर्टिकुलर आप एग्री करते हो या नहीं करते हो उसे आपको क्या करना है, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ में सपोर्ट करना है, ठीक है। बताना है कि आप उसे एग्री कर रहे हो या उससे एग्री नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप सभी लोग जो हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एग्री करते ही होंगे, ठीक है। मैं ये मान रही हूं कि आप सभी लोग इससे एग्री करते होंगे, और अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। बिकॉज जो है ये जो
स्टेटमेंट हमारे पास में गिवन है, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, बहुत ही जो है कॉमन स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी वजह से इनोवेशन, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ में एक्सप्लेन कर देना है। आंसर पर आते हैं। The given statement is correct. Human capital formation not only increases the productivity of available human resources but also stimulates innovations and create ability to adopt new technology, ठीक है। अगर आप लोगों के पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, अगर आप लोगों के पास में प्रॉपर स्किल्स नहीं होगी तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करोगे। जो फर्स्ट फॉरमोस्ट चीज है, ठीक है। मान लो किसी ने बना दी टेक्नोलॉजी, ठीक है, मान लो 10 लोगों में से एक को जो है ज्यादा नॉलेज था, उसने बना दी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो बाकी के जो 9 बचे हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि वो उस टेक्नोलॉजी पर कैसे वर्क करना है, उसे कैसे जो है अपनी लाइफ में लेकर आना है, उन्हें वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो उस न्यू चीज को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। तो अडॉप्शन के लिए अगर आपको कुछ अडॉप्ट करना है, अगर आप चाहते हो कि कोई न्यू एडवांसमेंट, न्यू जो है अचीवमेंट्स अगर कुछ हो रहे हैं और वो जो है आपकी जो कंट्री के लोग हैं वो उसे क्या करे, वो उसे अडॉप्ट करे, वो उसे जो है एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ओके, लोगों के पास में इतना कैलिबर होना जरूरी है कि वो उन चीजों को समझ पाए, उन्हें यूज कर सके। तो उसके लिए वही चीज है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद में इनोवेशंस, इन्वेंशंस कैसे आएंगे, जब लोगों के पास में उतना नॉलेज होगा तभी आ पाएंगे, ठीक है। अगर लोगों के पास में नॉलेज नहीं है, अगर उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे जो है कोई न्यू चीज इन्वेंट कर सकते हैं, कोई न्यू इनोवेशन आ सकता है, तो जो है ये सारा कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अगर लोगों के पास में प्रॉपर नॉलेज है, स्किल्स है, उन्हें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक हम बोलेंगे कि वो एक बर्थ का, या एक हम बोलें कि एक सोर्स है जहां से इनोवेशंस हो सकते हैं, इन्वेंशंस हो सकते हैं, एंड इवन जो अडॉप्शन की कैपेबिलिटी है वो लोगों में आ सकती है फॉर द न्यू एडवांसमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्रिएट्स ability to adopt new technologies, facilitates invention and innovation since educated workforce generally adopts to modern technologies and innovation, ठीक है। तो जो आपकी क्या है, एजुकेटेड वर्कफोर्स जो है वो जनरली अडॉप्ट करती है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें और जो इनोवेशंस वगैरह हैं उन्हें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इंडियन हेल्थ सिस्टम needs the increased dose of public expenditure to cure itself, defend or refute the given statement with valid arguments। जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है उसे एक इंक्रीज्ड जो है डोज चाहिए। किसका डोज चाहिए? इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, क्योर कर सके, ठीक है। बहुत ही जो है सिंपल सी स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में लिखी गई है। मतलब क्या है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो ये चाहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जाए, ठीक है, ताकि वो जो बीमारी से जूझ रहा है, मतलब कि ताकि उसमें जो भी लैक्यूनास चल रहे हैं वो सारी चीजें क्योर की जा सके, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक की जा सके। ये किससे होगा? ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने से होगा, ठीक है। तो जो हेल्थ सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो हम लोग क्या कर सके, वो हम लोग अच्छी बना सके। तो आप इसे डिफेंड करो या फिर इसे रिफ्यूट करो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ में। तो जो चीजें मैंने बोली है उसके हिसाब से हम इसे क्या करने वाले हैं, डिफेंड करने वाले हैं, ठीक है। कई बार जो है आप लोगों को दिक्कत होती है कि डिफेंड और रिफ्यूट का मतलब क्या हो गया। तो अगर मान लो कि आप उस स्टेटमेंट के साथ में जा रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर एग्रीइंग, आप एग्री कर रहे हो अगर, तो आप उसे डिफेंड करोगे, ठीक है, कि हाँ ये चीज सही है, ठीक है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो कि हाँ वो चीज सही है, आप उसे कुछ नहीं बोल सकते हो, यू आर डिफेंडिंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें अपने आप को जो है सही प्रूफ करना होता है, तो उसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है, हम कैसे बोलते हैं,
कि हम जो है खुद को क्या कर रहे हैं, वी आर डिफेंडिंग आवर सेल्व्स, ठीक है। सो वाई वी आर डिफेंडिंग आवर सेल्व्स, बिकॉज वी आर राइट। तो हम जो है अपने लिए जो है एक हम जो राइट वाला सेंस बोल रहे हैं, तो अपने लिए हम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज डिफेंडिंग। और रिफ्यूट करना, रिफ्यूट से एक चीज याद रख लो, रिफ्यूट से रिलेटेड टर्म आप याद रख लो, दैट इज रिफ्यूज, ठीक है। रिफ्यूट रिफ्यूज याद रह जाएगा आराम से। तो आप रिफ्यूट करो मतलब कि यू आर रिफ्यूजिंग, आप बोल रहे हो नहीं 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 ये चीज गलत है, ये जो बोला गया है ये चीज सही नहीं, ठीक है, यू आर रिफ्यूजिंग, ऑलराइट। तो डिफेंड और रिफ्यूट को ऐसे याद रख लो। तो अगर इफ यू आर गोइंग विथ द आर्ग्यूमेंट, आप क्या बोलोगे कि यस वी विल बी डिफेंडिंग द आर्ग्यूमेंट। और अगर आप जो उस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर आप बोलोगे कि यू आर रिफ्यूटिंग, ठीक है। आई गेस ये चीज क्लियर होगी, इसे अच्छे से जो है माइंड में फिक्स कर लो। अगर डिफेंड याद ना भी रहे तो रिफ्यूट से आप याद रख सकते हो, रिफ्यूट रिफ्यूज, ऑलराइट। तो अब जो है इसका आंसर देख लेते हैं। एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को कर दिया है, एक बार जो अब इसका क्या कर ले, आंसर देख लेते हैं। सो द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, ठीक है। हमने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड as the improvement in the health system in India has been unreasonably slow since independence। हम इसे क्यों डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट है या जो इम्प्रूवमेंट है हेल्थ सिस्टम का इंडिया में, वो अनरीजनेबली, बिना किसी रीजन के, ठीक है, मतलब कि कोई हमें डायरेक्ट रीजन उसका दिख नहीं रहा है, बिना किसी रीजन के काफी स्लो चल रही है इंडिपेंडेंस के टाइम से। So Indian health system has been a victim of a relatively low public expenditure along with other reasons, ठीक है। जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है वो एक विक्टिम रहा है किस चीज का, काफी लो पब्लिक एक्सपेंडिचर का, along with other reasons। other reasons है कि ठीक है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सेक्टर जो है वो क्यों जो है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर की कमी होना इज अ मेजर जो है ड्रॉबैक, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्योंकि प्रॉपरली नहीं है, इसलिए हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारी कंट्री जो है वो पावर्टी के लोगों से या पुअर लोगों से भरी पड़ी है, ठीक है। देयर इज अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर पुअर। और अगर आप उन्हें बोलोगे कि आप वो जाकर जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं, तो वो बोलेंगे भाई साहब रहने दीजिए, हम जो है मरना कबूल करेंगे वहां पर जाने से, ठीक है। रीजन बीइंग कि वहां पर इतने हाई चार्जेस हैं कि वो लोग क्या नहीं कर सकते, वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगर हेल्थ से अगर मतलब कि हेल्थ सेक्टर नहीं अच्छे होने की वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें वेरियस जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है वो झेलनी पड़ती है। ऑल्सो जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ तो बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, जहां पर आपको प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मेडिसिन नहीं मिलेगी, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसे जो है पर्टिकुलर जो भी आपका एक क्लिनिक है या कोई भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ठीक है, PHCs है, CHCs हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है अगर वहां पर आपके पास में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो सारी चीजें जो है एलोकेट कर पाएंगे, सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। सो जो आपका इंडियन हेल्थ सिस्टम है दैट हैज बीन विक्टिम टू द रिलेटिवली लो पब्लिक एक्सपेंडिचर along with other reasons. The health expenditure as a percentage of GDP is abysmally low as compared to some of the major developing countries, ठीक है। कुछ मेजर डेवलपिंग कंट्रीज से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारा जो जीडीपी का परसेंटेज जो कि हेल्थ सेक्टर में जाता है वो काफी लो है, ठीक है। So it stood at around 4.7% of the total gross domestic product in the year 2014-15. Thus, actually, Indian health system needs the increased dose of public expenditure to cure itself, ठीक है। और इसीलिए इन सारी जो है रीजंस के साथ में हम बोल रहे हैं कि जो है इंडियन हेल्थ सेक्टर जो है उसे क्या चाहिए, उसे जो है एक इंक्रीज्ड डोज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने आप को क्योर कर सके, वो अपने आप को ठीक कर सके। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉपर आप लोगों को क्या करना है, टैबुलर फॉर्मेट में जो है डिफरेंस लिख देना है। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 पॉइंट्स लिख देना, 4 मार्क्स का आएगा तो 4 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है? आई गेस क्लियर है ये चीज है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो टेबुलर फॉर्मेट का यूज करना है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को एक्सप्लेन कर देना, मतलब उसके बीच का डिफरेंस बता देना। देख लेते हैं डिफरेंस को। एक साइड हमने फिजिकल कैपिटल ले लिया, एक साइड हमने ह्यूमन कैपिटल ले लिया। तो फिजिकल कैपिटल इंक्रीजेस फिजिकल गुड्स, ठीक है? फिजिकल कैपिटल की वजह से क्या होगा, फिजिकल गुड्स बढ़ेंगे, ठीक है? अगर हम बोल रहे हैं कि हम फिजिकल कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे इंक्रीज करने से जो फिजिकल गुड्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। देन अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इट इंक्रीजेस नॉलेज एंड एफिशिएंसी, ठीक है? ह्यूमन कैपिटल से क्या होगा, नॉलेज और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होने वाली है, ठीक है? लोगों का नॉलेज, लोगों की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। देन सेकेंड वाले पर आते हैं, इट इज एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। फिजिकल कैपिटल क्या है, एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। वहीं अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इट इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस, ठीक है? ये एक पार्शली हम इसे सोशल प्रोसेस बोलेंगे बिकॉज इससे सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा, ठीक है? तो इट इज अ पार्टली सोशल प्रोसेस, ठीक है? देन फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल। ये काफी अच्छा डिफरेंस है कि फिजिकल कैपिटल क्या है, टेंजिबल है, यू कैन सी दैट, यू कैन जो है टच दैट, ठीक है? लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, इनटेंजिबल है। मेरे पास में कितना नॉलेज है आप उसे देख नहीं सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो ऐसा कुछ लिखा नहीं कि अच्छा मैम को ये आता है, मैम को ये आता है, मैम को ये आता है, ये चीज नहीं पता है आपको, ठीक है? यू कांट सी दैट, ऑलराइट? तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल की जो प्रोसेस है वो क्या है, वो इनटेंजिबल है। मेरी हेल्थ कैसी है, आपको मैं एकदम फिट दिख रही हूँ तो आपको लगेगा नहीं नहीं मैम बहुत बढ़िया है, एक नंबर है, लेकिन हो सकता है दैट देयर मे बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और सम काइंड ऑफ इश्यूज विथ माय हेल्थ, ठीक है? तो दैट इज व्हाट, इनटेंजिबल, आपको वो दिखेगी नहीं, ठीक है? यू कैन ओनली व्हाट, यू कैन ओनली फील दैट, ऑलराइट? आपको कहीं पर दर्द हो रहा है, ठीक है? मुझे ये हाथ में दर्द हो रहा है, आई एम सेइंग, तो क्या मुझे दर्द दिख रहा है? नहीं, वो क्या है, वो सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ, ठीक है? सो दैट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस, ठीक है? तो ह्यूमन कैपिटल इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस और जो आपका फिजिकल कैपिटल है दैट इज व्हाट, दैट इज टेंजिबल, कि आपको चीजें दिख रही है बिकॉज वो फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है? देन इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। क्या कर सकते हो आप इसे सेल कर सकते हो मार्केट में, जो आपका फिजिकल कैपिटल है। मेरे पास में आज कोई पर्टिकुलर चीज है, लेट्स से मोबाइल है, मैं मोबाइल को सेल कर दूं, वो और किसी का हो जाएगा, ठीक है? अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑलराइट? तो क्या है, वो उस फिजिकल कैपिटल को आप सेल कर सकते हो, लेकिन क्या आप ह्यूमन कैपिटल को सेल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आपकी नॉलेज उससे बढ़ी, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं आपको जो है चीजें पढ़ा रही हूँ, उससे कहीं ना कहीं मेरी भी जो है नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए और रिसर्च करूंगी, न्यू चीजें लेकर आऊंगी, जो है प्रॉपर हम लोग अपडेटेड रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि आपको प्रॉपर जो है एग्जाम्पल्स के साथ में सारी चीजें मैं बता सकूं। तो आपको नॉलेज देने से, मैंने नॉलेज बेच नहीं दी कि मैंने बता दिया कि सुनिए बच्चों, जो फिजिकल कैपिटल है वो ये होता है, तो क्या अब मेरे पास से, मेरे दिमाग से जो फिजिकल कैपिटल वाला कॉलम है वो खाली हो गया? क्या नहीं हुआ। वो क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो क्या होता है वो मुझे भी अभी भी पता है, ठीक है? और सेल कर देने का मतलब क्या है, मैंने जैसे मोबाइल फोन किसी को दे दिया तो अब वो फोन तो गया, राइट? अब उस पे मेरा कोई से नहीं है, मैं जो हूं मुझे नहीं पता वो क्या है, ऑलराइट? सो दैट इज व्हाट, कि आप जो फिजिकल कैपिटल है उसे आप सेल कर सकते हो मार्केट में, लेकिन आप ह्यूमन कैपिटल को सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है? यू कैन ओनली यूज द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? लेकिन आप उसे सेल नहीं कर सकते हो, ऑलराइट? सो इट कांट बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है? देन द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया मोबाइल का, आप इस मोबाइल को मुझसे सेपरेट कर सकते हो, लेकिन क्या आप मेरी नॉलेज को मुझसे सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट? तो क्या आप मेरी हेल्थ को मुझसे सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक सेपरेबल प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है? सो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। आप उसके ओनर से जो है ये चीजें नहीं जो है ले जा सकते हो कहीं पर भी, ऑलराइट? या उसे जो है सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है, येट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर भी हो गए हैं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है?
फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन अ कंट्री। ठीक है, दो मेजर सोर्सेज हमें बताने हैं ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कंट्री में। कौन से दो मेजर सोर्सेज होंगे? बेसिकली अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमने कुछ 5 सोर्सेज पढ़े हैं, राइट, लेकिन उसमें से 2 सोर्सेज आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता होगा, दैट इज दी एजुकेशन एंड दी हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो 2 मेजर सोर्सेज होते हैं ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री। ठीक है, so human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि स्टॉक होना ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पूरी नेशन है उसमें कितना स्टॉक ऑफ स्किल्स है और एक्सपर्टीज है। ठीक है, द टू मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द कंट्री आर एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, जो 2 मेजर सोर्सेज है वो क्या है? वो है आपके एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ आर कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अ बेटर एजुकेटेड पर्सन हैज ग्रेटर स्किल्स एंड नॉलेज एंड देयरफॉर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी to work and earn higher incomes. Similarly, a healthy person is an asset for the nation as he is more productive than a sick person who is unable to work efficiently due to bad health. Hence, expenditure on education and health is an important source of human capital फॉर्मेशन। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ जो है ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सोर्सेज हैं ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी कंट्री, और ये बहुत ही क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ठीक है, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपरली एजुकेटेड है, अगर वो हेल्दी है, तो उसका आउटकम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जो हेल्दी पर्सन है वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा एज कंपेयर टू अ सिक पर्सन, बिकॉज सिक पर्सन जो है वो उसकी बेड हेल्थ की वजह से जो है उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक दिन आपका सर दर्द होगा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे उतना एफिशिएंटली जितना जो है जब कुछ नहीं हो रहा है तब। ठीक है, तो अल्टीमेटली हेल्दी पॉपुलेशन होना जरूरी है, प्लस एजुकेटेड होना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ में क्या आता है? मोर जो है स्किल्स एंड नॉलेज आती है, जिससे कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्क करने की और अर्न करने की, ज्यादा हायर इनकम्स। ठीक है, इसीलिए जो है एक रिक्शा पुलर जो है वो ज्यादा अर्न नहीं कर पाता है, और वहीं किसी एजुकेटेड पर्सन को देखो तो वो ज्यादा अर्न कर लेगा, बिकॉज ही और शी हैज मोर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वो और जो चीजें हैं उन्हें ग्रैब कर सकते हैं, वो उनकी नॉलेज को और एनहांस कर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब कर पाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो है हम एजुकेशन और हेल्थ को मेजर क्या मानते हैं? मेजर सोर्सेज मानते हैं ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अ स्किल्ड वर्कर लाइक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जनरेट्स मोर इनकम देन एन अनस्किल्ड वर्कर। व्हाई? जो एक स्किल्ड वर्कर है, एग्जाम्पल के लिए लिया है, जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है एक अनस्किल्ड वर्कर से। क्यों? इसके पीछे के क्या रीजन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसका आंसर लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ हद तक जो है मैंने आप लोगों को दे भी दिया है। तो अब जो है इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से क्या कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, उसके बाद में यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, कि आपने कितना सही लिखा और आप कितने जो है इसमें पॉइंट्स इनकलकेट और कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो है आंसर हम लोग देख लेते हैं। So a skilled worker generates more income than an unskilled worker, mainly because the productivity of an educated and skilled person is higher than the unskilled one। ठीक है, तो जो skilled person है वो ज़्यादा generate क्यों करेगा इनकम स्टूडेंट्स? क्योंकि जो है एक अनस्किल्ड पर्सन के कंपैरिजन में जो प्रोडक्टिविटी है स्किल्ड पर्सन की वो ज़्यादा रहेगी, प्लस उसके पास में जो है ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा नॉलेज है, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली किसी भी वर्क को जो है कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड में कंपैरिजन अगर हम करें तो इस वजह से जो है वो ज्यादा इनकम अर्न करेगा। कौन? स्किल्ड पर्सन। ठीक है, a skilled worker also commands higher earnings or gainful employment. This is because they cannot be substituted with another, since it takes years to generate a manpower which is skilled and in a
in a particular field. On the other hand, an unskilled worker like the rickshaw puller can be easily substituted and such worker easily compromise on lesser earnings. ठीक है, तो जो एक स्किल्ड पर्सन है वो क्या करेगा, वो ज्यादा कमांड करता है, वो कमांड करता है ज्यादा हायर अर्निंग्स और एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और ऑल्सो जो है अगर कोई भी एक पर्सन है, अगर उसने बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, महारती हासिल कर ली है किसी चीज में, अगर उसके पास में बहुत अच्छी जो है स्किल्स वगैरह है, तो कोई भी जो एम्प्लॉयर होता है वो उसे रिप्लेस करने में 4 बार सोचेगा. ठीक है, कि नहीं यार इसके जैसा काम कोई और करके नहीं देगा. राइट, तो सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए वो जो पर्सन है वो हायर सैलरी, हायर जो है अर्निंग्स जो है वो डिमांड बिल्कुल कर सकता है. लेकिन अगर हम अनस्किल्ड की बात करें तो क्या रहेगा, अरे इसके जैसे तो और 4 पड़े हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये ज्यादा हायर, अगर कोई पर्सन नेगोशिएट करने भी जाए किसी भी अगर HR के पास में, तो बोल देंगे कि यार आपको करना है तो आप इस रेट पर कर लीजिए, अदरवाइज आई विल हायर अनदर वन. ठीक है, बिकॉज वी नो अनएम्प्लॉयमेंट कितना हाई है हमारी कंट्री में. तो लोग जो है वो मेयर कुछ जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स पर भी वर्क करने के लिए रेडी रहते हैं. ठीक है, इसीलिए जो है जो अनस्किल्ड पर्सन है वो रिप्लेस हो सकता है इजीली. ठीक है, तो अब वो जो है इसीलिए ज्यादा हायर इनकम भी अर्न नहीं कर सकता है, बिकॉज नेगोशिएशन उसके साथ में पॉसिबल नहीं होता है. अगर वो सेम सैलरी जो चल रही है अगर उस पर वर्क करने से मना कर दे तो एक एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, कोई बात नहीं आप चले जाइए, हम दूसरे को ले आएंगे. राइट, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये अराइज होती हैं. इसीलिए जो एक स्किल्ड पर्सन है वो ज्यादा जो है हायर इनकम अर्न कर पाता है एज कंपेयर टू एन अनस्किल्ड पर्सन. ठीक है, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. एक्सप्लेन हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. क्या एक्सप्लेन करना है हमें कि जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी में. मतलब कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो कैसे होने वाली है. बेसिकली हमें इस चीज को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज है. किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या होता है, उसका अच्छा ह्यूमन कैपिटल. राइट, अगर लोग जो कि ग्रोथ करवाने वाले हैं अगर वो बहुत ही अच्छे हैं हमारे पास में तो ग्रोथ तो अच्छे से होगी ही. राइट, तो अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल है तो ज़्यादा इनोवेशंस हो सकते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो सकते हैं, न्यू चीज़ें हमें पता चलेंगी. ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी. राइट, न्यू माइंड्स हमें मिल रहे हैं, प्रॉपर स्किल्ड पर्सन वर्क कर रहा है तो वर्क बहुत इफेक्टिवली हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. तो इन सब की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी. ठीक है, इसीलिए जो है जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, तो इसे जो है आपको प्रॉपरली क्या करना है, प्रॉपरली इसे आपको एक्सप्लेन कर देना है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इन फॉलोइंग वेज. क्या है वो फॉलोइंग वेज, वो देख लेते हैं. तो जनरली द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हेल्दी वर्कफोर्स इज रिलेटिवली हायर देन द अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड एंड अनहेल्दी वर्कर. ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो जो प्रोडक्टिविटी है एक एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स की वो ज्यादा रहेगी किससे, एक अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड और अनहेल्दी वर्कर से. अभी अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है उसमें देख कर भी आए हैं. ठीक है, सो सच इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी एज एन होल. राइट, अगर हम ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा जो है हमें क्या मिलेगा, ज्यादा अच्छा जो है एजुकेटेड लेबर हमें मिलेगा, स्किल्ड पर्सन हमें मिलेंगे, हमें जो है ज्यादा हेल्दी वर्कफोर्स मिलेगी. तो अल्टीमेटली ये जब क्यूमुलेटिव वे में हम देखेंगे, एक एग्रीगेट वे में देखेंगे, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अगर इन पर होगा तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो सकेगी. ठीक है, तो इसीलिए जो है ये एक जो है हमने क्या बनाया, इसको एक पॉइंट इसका बनाया है. देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रमोट इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स. ठीक है, this may create the ability to adopt new technologies which increase the production and productivity in the economy.
जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्रमोट करेगा किस चीज को, इन्वेंशंस को, इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स को, ठीक है। तो ये जो है ये क्रिएट करेंगे एक एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की एबिलिटी है, प्लस जो है खुद न्यू टेक्नोलॉजी बनाने की एबिलिटी भी लोगों के पास में आएगी, ठीक है, विच इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। और जब न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह अगर अडॉप्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो है प्रॉपर जो है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो सकेगा। एंड प्रोडक्टिविटी या वी वुड से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में तो वी नो कि विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन जीडीपी क्या हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। और जीडीपी का बेसिकली मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो वेरियस हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इतना प्रोडक्शन होना मतलब कि कहीं ना कहीं हम क्या बोल रहे हैं कि इतनी इनकम जनरेट हुई है, राइट। प्रोडक्शन फेज हम लोगों ने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हमने प्रोडक्शन फेज को कौन सा जो है किस चीज का, उस पर्टिकुलर फेज को हमने कौन सा स्टेज माना है, इनकम जनरेशन वाली स्टेज या इनकम जनरेशन वाला फेज, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, अल्टीमेटली इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आपके लोगों के पास में जो है ज्यादा इनकम वो लोग भी अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा ह्यूमन कैपिटल पर तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, इन्वेंशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, वो ग्रो करेगी, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया। हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज का क्या इंपैक्ट है इंडिया में, ऑलराइट, कि हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज का क्या इंपैक्ट है इंडिया में, बेसिकली हमें वो बताना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो इंपैक्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, बर्थ रेट फेल डाउन फ्रॉम 40 per thousand in 1951 to 20.4 per thousand in 2016, ठीक है। जो प्रॉपर जो है हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है वो 40 per thousand से कम होकर कहां चला गया है, 40 per thousand 1951 में था, वो जो है वो 20.4 per thousand पर चला गया इन 2016 में, ठीक है। डेथ रेट फेल फ्रॉम 27 per thousand in 1951 to 6.4 per thousand in 2016, ठीक है। 1951 में इतना हाई जो है डेथ रेट था, वहीं अगर हम लोग 2016 की बात करें तो वो काफी जो है कम हो गया, दैट इज 6.4 पर चला गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गया फ्रॉम 146 to 34 इन 2016, ये भी काफी जो है कम हुआ है। ऑल्दो जो ईयर्स हैं वो काफी हाई हैं, 1951 और 2016 के बीच में बहुत डिफरेंस है, लेकिन येट जो है हम बोलेंगे कि अगर प्रॉपर हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए तो ये नंबर 0 तक भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। नहीं 0 तो हम मार्जिनल 1-2 भी मान सकते हैं, ऑलराइट। So life expectancy increased from 32 years in 1951 to 68.56 years in 2016, ठीक है। 1951 की बात करें तो 32 years was the what life expectancy, जो कि इंक्रीज होके आपके 68 years तक चली गई, ऑल राइट। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ बेटर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, एंड इवन अगर ये और भी अच्छी प्रोवाइड की जाए तो ये रिजल्ट हमें और भी ज्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ऑल राइट। आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को, एंड आई होप सो कि ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं, और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है, लेकिन येट अगर आप लोगों को कहीं पर भी लगा हो कि मैम थोड़ा सा डिटेल में और चले जाइए, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप लोगों के पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने जो है डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और ये वो जो सारे वीडियोस है वो चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग इन सारे वीडियोस को हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर वीडियोस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो तो यू हैव मोर ऑप्शंस, दैट इज जो हमारी वेबसाइट है एंड जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट और ऐप पर आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड मिलेगी और बहुत ही सही तरीके से मिल जाएगी। लाइक आपको जो है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से अरेंज मिलेगी, जिससे कि आप लोगों को कुछ भी फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो जो हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब भी करें। आई होप सो कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गई होगी। जो सारे शॉर्ट आंसर्स थे ये अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे। थैंक यू।